एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो भी पीवाईक्यू हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। देखिए, हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है, जून में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उससे पहले ज़रूरी होता है कि हम सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस के बाद ज़रूरी होता है कि जो भी हमने सिलेबस पढ़ा है उसको पीवाईक्यू के माध्यम से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से उसका एनालिसिस करें और उसको समझें कि एग्ज़ाम में किस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में होगा, क्योंकि ओनली थ्योरी पढ़ने से आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आपका यूजीसी नेट जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं ये क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और इसको आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने करेक्ट हुए हैं। ये देखिए, ये सेट एग्ज़ाम है। देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। पहले तो आप ये देखिएगा कि इसमें क्या पूछा है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, नोट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है कि इनकरेक्टली स्टेट अबाउट डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल से रिलेटेड है और इसमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक, अब देखते हैं हम इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। डिसआर्मामेंट डज नॉट मीन रिडक्शन ऑफ वेपन एट अ फ्यूचर टाइम, कि डिसआर्मामेंट जो है फ्यूचर के वेपन को रिडक्शन नहीं करता है। आर्म्स कंट्रोल मीन द कंट्रोल ऑफ वेपन फॉर द फ्यूचर, तो ये सही है दोनों। डिसआर्मामेंट नहीं करता है, आर्म्स कंट्रोल करता है। ठीक, अब देखते हैं हम सी ऑप्शन है हमारा, डिसआर्मामेंट सीक टू रिड्यूस ऑफ और एलिमिनेट आर्मामेंट्स, ये हमारा ठीक है। डी ऑप्शन है हमारा, आर्म्स कंट्रोल डज नॉट ट्राई टू चेक आर्म रेस। देखिए, ये गलत है क्योंकि वो ट्राई करता है, आर्म रेस को चेक करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो हमारे तीनों स्टेटमेंट हैं ए बी सी, ये तीनों करेक्ट हैं। और इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, इसमें पूछा था इनकरेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनकरेक्ट है, ये याद रखिएगा। आई होप इसमें आपको डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल के जो स्टेटमेंट हैं वो आपको समझ आए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑक्सफैम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, ये क्या है, द ऑक्सफैम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट इम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम द कोड, यानी कि इसमें कौन से एस्पेक्ट, जो मॉडल है ऑक्सफैम मॉडल के डेवलपमेंट, उसके बारे में बात की गई है, पूछा गया है कि कौन सा है। अब देखते हैं ये क्या करता है। देखिए, ये कैरी आउट करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद लोकल पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो भी लोकल पीपल्स होते हैं उनके इन्वॉल्वमेंट से ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैरी आउट करता है। सही है ये। सेकंड ऑप्शन है हमारा, एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ के बीच एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होता है, ये भी हमारा करेक्ट है। अब इसमें पूछा क्या है कि कौन कौन सा करेक्ट है, मतलब उसके बारे में बात की गई है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन हमारा है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। देखिए, ये बात किस चीज़ पर करता है, यानी कि ये फोकस किस चीज़ पर करता है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर। अब इसमें बात की गई है फोर्थ ऑप्शन में कि डेवलपमेंट असिस्टेंट ओनली टू द नॉर्थ। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेक्ट होता है। देखिए, हमारे फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ओनली टू, ठीक, ओनली टू, जबकि हमारे सेकंड में क्या दिया है, एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसमें ओनली है कि केवल उस पर बात की गई है, नॉर्थ पर। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है, करेक्ट है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन की तरफ। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 1 2 3 4 करेक्ट, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। सेकंड है 1 2 3 आर करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इस तरीके से आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद कि जो ऑक्सफैम मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो आपको समझ आया होगा कि ये किस चीज़ पर बात करता है। ये बात करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है उसको लोकल पीपल्स के इन्वॉल्वमेंट कैरी आउट करते हैं, और ये बात करता है नॉर्थ एंड साउथ के कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स की, और ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ठीक, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए किसी और लैंग्वेज का है, तो हिंदी और इंग्लिश नहीं है इसमें, तो कुछ ऐसी कोर्स हैं जिनकी इंग्लिश हिंदी में लेकर आई हूँ, हिंदी मीडियम के लिए, उस पर आप फोकस कीजिएगा। कि आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द बुक, यानी कि बुक का टाइटल हमें आइडेंटिफाई करना है एंड ऑथर को आइडेंटिफाई करना है। हु हैज़ डिफाइंड डिप्लोमेसी, किसने डिप्लोमेसी को डिफाइन किया है, एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड दैट टू द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि इसमें क्या करना है, बुक का टाइटल और ऑथर बताना है और ये देखना है कि किसने डिप्लोमेसी को आर्टिफिशियल, यानी कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नहीं, इंटेलिजेंस जो होता है उसकी एप्लीकेशन को, और जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, गवर्नमेंट होती हैं, उनके बीच जो भी रिलेशन होते हैं उसके रूप में परिभाषित किया है। तो ये किसने किया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए, आप याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको की पॉइंट बताती हूँ कि जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट
और ऑफिशियल रिलेशन हो इनके बीच, और क्या हो, इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस की बात की गई हो। तो ये डेफिनेशन है। और इसमें अब हम देखेंगे ऑप्शन क्या है हमारे पास। इस बुक का नाम क्या है, द गाइड टू डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस, हैरोल्ड निकोलसन की। बी ऑप्शन है द गाइड टू डिप्लोमेसी प्रैक्टिस, सर अर्नेस्ट स्टो की। सी ऑप्शन है डिप्लोमेसी, सर अर्नेस्ट स्टो। और डी ऑप्शन है डिप्लोमेसी, हैरोल्ड निकोलसन। तो ये जो ये कोट्स है, ये परिभाषा है, ये किसने दी है, द गाइड ऑफ डिप्लोमेसी डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस, सर अर्नेस्ट स्टो। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम सबमिटिंग द एनुअल रिपोर्ट्स टू द जनरल असेंबली। यानी कि यूएन जो है उसके प्रमुख अंग यानी महासभा जो है उसको वार्षिक रिपोर्ट जो प्रेजेंट करते हैं, वो उसकी छूट किसे दी गई है। ठीक, अब ये ऑप्शन है हमारे पास, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये किसको दी गई है, जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं जनरल असेंबली को, वो कौन करते हैं, वो करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, मतलब नहीं करते हैं। इसको इनसे क्या दी गई है, छूट दी गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर ICJ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का, ये किसने दिया है, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स, लॉक, रूसो। तो ये किसने दिया है, ये जॉन रॉल्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर भी एक कोट्स दे रखा है, इस पर हम बात करते हैं कि हु सेड द फॉलोइंग, द किंग शैल कंसल्ट 3 or 4 मिनिस्टर फॉर कंसल्टेशन विद अ सिंगल मिनिस्टर मे नॉट लीड टू एनी डेफिनेशन कंक्लूजन इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इशूज़। यानी कि राजा को 3 या 4 मंत्रियों से कंसल्टेशन लेना चाहिए, क्योंकि जटिल मुद्दों के मामलों में एक मंत्री से, यानी कि कोई किसी एक से करेंगे तो वहाँ हम क्या कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाएंगे। कोई कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ है और हम किसी एक ही मिनिस्टर से सलाह लेंगे तो वो क्या होगा, कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये किसने बोला है, प्लेटो, मैकियावेली, कौटिल्य, हेगल। तो ये किसने बोला है, ये बोला है कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें पेयर दिए हैं और इसमें पूछा है कि नॉट करेक्ट। अमर्त्य सेन, इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़, रोनाल्ड डवर्किन, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, कार्ल मार्क्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ। डी है जैस्मिन, इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द शिमला कॉन्फ्रेंस टू अराइव एट ए नेगोशिएटेड सेटलमेंट फॉर द इंडियन प्रॉब्लम वाज कन्वेन्ड बाई लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटेन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रिपन। तो ये किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड वन फॉर ईच ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट वाज प्रोवाइडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो संघ सरकार के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन तथा जो प्रत्येक यूनिट होती है उसके लिए एक आयोग की जो व्यवस्था की गई थी, वो कौन से एक्ट के थ्रू की गई थी, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1935। तो ये किसके थ्रू की गई थी, एक्ट ऑफ 1935, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस। यानी कि प्रोविंसेस में जो डायरार्की की बात की गई थी वो किस में की गई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन एक्ट ऑफ रिफॉर्म एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1909। तो ये किस में की गई थी, ये की गई थी रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1999। देखिए, और ये तो बात की गई है प्रोविंसेस यानी कि प्रांत में डायरार्की यानी कि दोहरे शासन की व्यवस्था, लेकिन जो सेंट्रल में की गई थी वो कौन से में की गई थी, 1935 के थ्रू। ठीक, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द कैबिनेट मिशन प्लान कंसिस्टेड हाउ मैनी मेंबर्स। यानी कितने मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में, 6, 2, 3, 5। तो कितने थे इसमें टोटल मेंबर थे, 3, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एक स्टेटमेंट दे रखा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट स्ट्रगल टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रॉब्लम ऑल एट द सेम टाइम टू अटेन ए लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो तीसरी दुनिया के देशों के विकास का एक लेवल है उसको प्राप्त करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को एक साथ हल करने के लिए संघर्ष करना होगा। ये किसने बोला है, महात्मा गांधी, महावेंद्रनाथ रॉय, जयप्रकाश नारायण, अरविंदो घोष। तो ये किसने बोला है, ये बोला है, एक सेकेंड, ये देखिए इसकी आंसर की नहीं आई थी, मतलब इसको
क्या कर दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था, तो इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे। अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन विद होम इज़ द आर्गूमेंट एसोसिएटेड, टी.एच. ग्रीन, हैरोल्ड लास्की, जे एस मिल, थॉमस ग्रीन। तो ये किससे रिलेटेड है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, ये है जे एस मिल से, ठीक, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए डिबेट ऑन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। जर्मिनेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन, यानी कौन सी रिवॉल्यूशन के बाद डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन या वोल्वेशिक रिवॉल्यूशन। तो ये किसके थ्रू आई थी, बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक क्रांति के थ्रू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, हु डिफाइन, यानी किसने डिफाइन किया है, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट इट विच रिवोल्यूशनरी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आर ब्रोट अबाउट विदाउट ब्लूडशेड। मावेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय जी ने बोलते हैं, अरविंद घोष, बाबा साहब अम्बेडकर, वी टी सावरकर। तो ये किसने डिफाइन किया था, ये अम्बेडकर साहब ने डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म है मेथड ऑफ गवर्नमेंट की, जो एक रिवोल्यूशनरी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज है, किसके अबाउट विदाउट, यानी एक भी रक्त की खून, ब्लड शेड के थ्रू, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब, यानी किसने डिस्क्राइब किया, मैन वाई नेचर इज़ पॉलिटिकल एनिमल। ये बहुत ही फेमस कोट्स है, आई होप आप सबको याद होगी। वन हु लिव्ड आउटसाइड स्टेट और हु डिड नॉट नीड ए स्टेट बट आइदर ए वेस्ट और एन एंजल, यानी कि जिसको जो स्टेट में रहता है, स्टेट के बाहर रहता है, या जिसको स्टेट की नीड नहीं है, तो वो या तो वेस्ट है या फिर एंजल है। और मैन क्या है, एक नेचर, बाई नेचर कैसा है, पॉलिटिकल एनिमल। तो ये बहुत ही फेमस है। ये किसकी है, कार्ल मार्क्स, अरिस्टोटल, एडमंड बर्ग, प्लेटो। तो ये किसकी है, ये अरिस्टोटल की है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ये WPT से क्वेश्चन है, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैबिनेट। इसमें पूछा है कि कैबिनेट से रिलेटेड क्या ट्रू है। कैबिनेट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कैबिनेट हमें प्रोवाइड की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कैबिनेट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इज सोल प्रोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एग्जीक्यूटिव सोवरेनिटी विच इज़ द सुप्रीम एंड ऑफ स्टेट। देखिए एब्सोल्यूट जो सोवरेनिटी है उसकी बात किसने की है, यानी कि पूर्ण कार्यकारी जो संप्रभुता की अवधारणा है उसके प्रबल समर्थक किसे माना जाता है, जो क्या बोलते हैं कि राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य है, ठीक। यानी कि जो एब्सोल्यूट एग्जीक्यूटिव सोवरेनिटी है वो क्या है, सुप्रीम एंड ऑफ स्टेट है। वोदिन, रूसो, मैकियावेली, बेंथम। तो ये किसने बोला है, ये बोला है मैकियावेली ने, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। यानी कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं, अपॉइंट होते हैं, वो किसकी ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर। तो किसके द्वारा होते हैं ये, एडवोकेट जनरल ऑफ यानी कि AG, ये होते हैं गवर्नर के द्वारा, ठीक। अब इसका आर्टिकल आप बताएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर फॉल्स विद इन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसकी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आती है। यानी कि चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट किया जाता है वो किसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये दो ऑप्शन एक सेम दे दिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द क्रेडिट ऑफ रूटलेस फेयर पोल्स गोल्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। यानी कि निर्मम निष्पक्ष मतदान का श्रेय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को जाता है। RBS पेरी शास्त्री, लिंगडो एक समिति भी आई थी, TN शेषन समिति भी आई थी, मिसेस रमा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, TN शेषन समिति ने TN शेषन, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनरी इज द इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फिगर। याद रखिएगा, यानी कि इज नॉट फिगर बट इज द एम्बोडीमेंट ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है
बट फिर भी एक अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट उसको किया गया। ऑप्शन नंबर ए है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछा है हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी नाम मात्र का नहीं है बल्कि संविधान की अंतिम सत्ता का मूर्त रूप है? देखिए, जो नाम मात्र का नहीं है यानी कि जिसको बोलेंगे हम नोट ऑफ फिगर्ड, तो ये कौन है? एक सेकेंड, ये है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ क्या होते हैं हमारे? नॉमिनल, और पीएम क्या होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक, वास्तविक शक्तियाँ हमारे किसके पास होती हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर। 23 में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड 1 or 2 हाउसेज। हमारा ए ऑप्शन क्या है कि जो भारत में राज्य विधानमंडल है उसमें एक राज्यपाल होता है, 1 या 2 सदन होते हैं। ठीक, कहीं 1 भी होता है, कहीं 2 भी होते हैं। ठीक, अब इसमें ट्रू पूछा है तो अभी तो हमारा ट्रू यही है। सेकेंड देखते हैं, द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउसेज और हाउसेज, यानी कि एक सेकेंड, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, सदन या सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप सारे स्टेटमेंट इसको एक बार रीड कर लीजिएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है कि स्टेट लेजिस्लेशन में क्या होता है? गवर्नर होते हैं, या तो 1 हाउस होगा या फिर 2 होंगे। 2 ज़्यादातर कितने में है? 6 स्टेट में है। ठीक, ये याद रखिएगा, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। अब देखते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24, हम टोटल 25 करेंगे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट इवेंसेस इज विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है म्यूनसिपैलिटीज़ यानी म्यूनसिपल काउंसिल आज फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ठीक, इसमें क्या पूछा है? मतलब 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था उस एक्ट के बारे में। और सेकेंड है ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम टू परफॉर्म फंक्शन इंटरेस्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए, इसका मैं सिंपल आपको बता देती हूँ कि जो ये म्यूनसिपैलिटीज़ म्यूनसिपल वाला है ये 74 है। ठीक, दोनों में, ए में भी और सी में भी उसी की बात की गई, तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और 73rd में क्या है? ग्राम सभा है, पंचायती राज। ठीक, तो यार इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी, और डी नन ऑफ द अबव ये नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड चूज द करेक्ट कोड। इसमें करेक्ट पूछा है कि लॉ रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, देख लेते हैं। और सेकंड है हमारा इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर नो टू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट्स इन ब्रिटेन एज इन फ्रांस। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का हमारा आंसर है 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हिंदी में देख लीजिए कि लोक प्रशासन जो है वो प्रशासन से संबंधित कानून है। ये लोक प्रशासन की संगठनात्मक शक्ति और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। फ्रांस की तरह ब्रिटेन में 2 अलग अलग प्रशासनिक न्यायालय नहीं है। प्रशासनिक कानून कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है। तो ये चारों ही ठीक हैं। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। आई होप अगर आपको समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन इन एडवांस।